हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बाद जानेंगे व्हाट आर द वेरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट इंडियाज एनवायरमेंटल चैलेंजेस और लास्ट में डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है और साथ में हम इसे कवर करेंगे विद वेरियस एग्जांपल्स, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो फिर ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे विद द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एनवायरनमेंट, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एनवायरनमेंट क्या है। द एनवायरनमेंट एनकम्पासेस ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। दैट मींस जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वो सारे ही लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है, जो ह्यूमंस की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो ह्यूमंस को सराउंड करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि सारा कुछ जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है, वेदर इट बी लिविंग और नॉन लिविंग, वो हो गया हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के होते हैं दो कंपोनेंट्स। पहला है बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग एलिमेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सारी ही जो लिविंग चीजें हमारे अराउंड प्रेजेंट है वो आ जाती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट, और अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं सारे ही नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स लिविंग नहीं है। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड सनलाइट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट की दोनों ही कंपोनेंट्स देख लिए। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, विच इज फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट हमारे अराउंड प्रेजेंट है, इसकी क्या अलग अलग फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला है रिसोर्स प्रोविजन। इट सप्लाइज नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, सच एज वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। तो ये जो एनवायरनमेंट है, इससे हमें मिलते हैं अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। साथ में हम जो भी अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करते हैं, जो हम अलग अलग चीजें कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आती हैं फ्रॉम दीज नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वाटर ना मिले, खाना ना मिले, तो ह्यूमंस का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी हम चीजें यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी ही हमें मिलती हैं थ्रू आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें देता है हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। इट प्रोवाइड्स कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ, इंक्लूडिंग क्लीन एयर, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अब देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत अलग अलग कंडीशंस हैं जो जरूरी हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर एक्यूरेट होना चाहिए, वाटर जो मिल रहा है वो क्लीन होना चाहिए, एयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ये सारी ही चीजें हमें हमारा एनवायरनमेंट देता है, और इसी वजह से हमारे प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फंक्शन। थर्ड इज वेस्ट assimilation. That means environment absorbs and decomposes waste products generated by human activities. जो अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, इनकी वजह से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब भी करता है और इन्हें ब्रेक डाउन करता है, डिकम्पोज भी करता है। इसी प्रोसेस को ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिकम्पोजिशन कहा जाता है एसिमिलेशन। तो ये एसिमिलेशन हमारा एनवायरनमेंट करता है ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ठीक, एंड फोर्थ इज एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू। It offers recreational, spiritual, cultural benefits, enhancing quality of life. जो हमारी quality of life है, उसको हमारा environment enhance करता है। For example, हम walking पे जाते हैं, jogging पे जाते हैं, swimming करते हैं, hiking करते हैं, meditation करते हैं, ये सारी ही चीजें हमें करना पसंद है near nature। ठीक, अभी nature कहाँ है? यही हमारा environment है। तो ये भी environment का एक बहुत ही important function हो गया। तो अब हमने यहाँ तक देख लिया, एनवायरनमेंट के फंक्शंस देख लिए। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे। टर्म है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर उससे ज्यादा हम प्रेशर डालेंगे तो हम हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज एंड वेस्ट जनरेशन दैट द एनवायरनमेंट कैन सस्टेन विदाउट डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, देयर इज अ सर्टेन लेवल, जिसे हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं मैक्सिमम लेवल। ये जो मैक्सिमम लेवल है, ये डिसाइड करता है कि हमें एनवायरनमेंट से कितनी रिसोर्सेज लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज जब हम एनवायरनमेंट से लेंगे तो एनवायरनमेंट इन्हें दोबारा प्रोड्यूस कर देगा। बट अगर इस लेवल से ज्यादा चीजें हम यूज करेंगे, ज्यादा हार्मफुल चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप को डिग्रेड होने से नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट है, इसी को कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। एक लिमिट तक अगर आप चीजें एनवायरनमेंट से लेते जाओगे तो एनवायरनमेंट उन्हें बार बार प्रोड्यूस करता जाएगा। बट अगर आपने इस कैपेसिटी से ऊपर का किया तो फिर एनवायरनमेंट उतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होंगे, जैसे कि एनवायरमेंटल क्राइसिस सच एज पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। एक तो रिसोर्स का डिप्लीशन होने लगेगा, क्योंकि अब हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट इतनी जल्दी दोबारा उन्हें रिप्लेनिश नहीं कर पाएगा, तो हमारी रिसोर्स जो है वो खत्म होने लगेंगी। एंड दूसरा है कि जब हम ज्यादा चीजें बनाएंगे, ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा इंडस्ट्रीज यूज करेंगे, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। अब एक लिमिट तक तो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज करता रहेगा, बट जब ये लिमिट ओवर हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी, तो उसके बाद पोल्यूशन भी क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी, जो हमें बताती है कि हमें एक लिमिट से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट को प्रेशराइज नहीं करना। ठीक,
नेक्स्ट अब हमारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। अब ये क्या होता है? सो इट इज द एनवायरमेंट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, न्यूट्रलाइज एंड रिसाइकल वेस्ट विदाउट ह्यूमंस इफेक्ट। यानी कि ये हमारे एनवायरमेंट की इनबिल्ट कैपेसिटी है जिसकी वजह से जो ह्यूमंस अलग अलग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एनवायरमेंट उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे रिसाइकल भी कर लेता है। बट इसमें भी देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ कैपेसिटी। जब भी वेस्ट जनरेशन सरपासेस द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इट रिजल्ट्स इन पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जब भी हमारा जो वेस्ट है वो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? पोल्यूशन होगा, एनवायरमेंटल डैमेज होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। बिकॉज इसके बाद जो हमारा एनवायरमेंट है वो और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अलग अलग चीजें, अलग अलग परेशानियां हमें फेस करनी होंगी। देयरफॉर इन दोनों टर्म्स को समझना जरूरी था क्योंकि हमें जो भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस करना है, जो भी हमें एनवायरमेंट से रिसोर्सेज लेनी है वो विद इन द लिमिट्स लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल क्राइसिस। सबसे पहले देखेंगे इनका कॉजेस क्या है और उसके बाद देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। स्टार्टिंग विद द कॉजेस, पहला कॉज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट मींस अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें हमारे एनवायरमेंट से मिल रही हैं हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। साथ में कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल होती हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल होती हैं। जो नॉन रिन्यूएबल होती हैं अगर हम उन्हें ओवर यूज कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी और दोबारा उन्हें प्रोड्यूस होने में लगेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली जुडिशियली यूज किया जाए। सेकंड, पोल्यूशन, एयर वाटर सॉइल कंटेमिनेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, हाउस होल्ड वेस्ट है, इन सब की वजह से हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और ये सारी ही चीजें हमारी अर्थ को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रही हैं। थर्ड इज डिफॉरेस्टेशन, दैट इज क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। जब भी हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर वहां पर अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, सिटीज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो इसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट पे बिकॉज जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब होता है। ठीक है, फोर्थ इज क्लाइमेट चेंज, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ये होता है इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर जो कि ग्लोबली हो रहा है एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, वहां से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। इनमें से कुछ होती है ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये गैसेस क्या करती हैं? हीट को ट्रैप करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। इसकी वजह से हमारे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसको ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमने देख लिए कॉजेस। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि खत्म हो रही हैं एंड फ्यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसी को कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्थ हैजार्ड, यानी कि अलग अलग हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी एंड वाटरबोर्न डिसीजेस बिकॉज वाटर भी कंटेमिनेट हो रहा है और एयर भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रही है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं क्योंकि जब वहां से ट्रीज कट हो जाते हैं तो जो उनकी रूट्स हैं जो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी वो वहां वर्क नहीं कर पाती हैं और ऐसे में लैंडस्लाइड बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो अलग अलग नेचुरल हैजार्ड्स हैं जो कि हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक लॉसेस, तो इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है क्योंकि हमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन रिसर्च, ताकि हमें नए नए रिसोर्सेज मिले, नए नए ऑल्टरनेटिव्स मिले। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया एनवायरमेंटल क्राइसिस में कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस। अब हम मूव करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है इंडियाज एनवायरमेंटल चैलेंज। इंडिया में क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं? तो सबसे पहले तो इंडिया में एनवायरमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया है वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन वर्ल्ड। अब जब यहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट विच इज एयर पोल्यूशन, हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलेट मेटल एंड टॉक्सिक गैसेस इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में हमें स्पेशली ये देखने को मिलेगा कि जो एयर है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है क्योंकि एयर में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिक्स हो चुके हैं। इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, इतने सारे व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे अर्बन एरियाज में, हर कोई अपना पर्सनल व्हीकल यूज करता है। तो इन सब चीजों से जो एयर है वो डिग्रेड होती जा रही है, पोल्यूट हो रही है। ठीक, नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन, दैट इज कंटेमिनेशन ऑफ रिवर एंड ग्राउंड वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड सीवेज। जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है, सीवेज होता है, उसे विदाउट ट्रीटमेंट कई बार रिवर्स में, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो रहा है। साथ में क्योंकि इतने सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो जब ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं तो ये हमारे ग्राउंड वाटर को भी खराब कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन। थर्ड इज लैंड डिग्रेडेशन, दैट इज सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो गया है कि ट्रीज वगैरह पूरे कट गए हैं और उस जगह की जो सॉइल क्वालिटी है वो इतनी डिग्रेड हो गई है जैसे कि डेजर्ट में होती है। इसके अलावा अलग अलग जगह जहाँ पर फार्मिंग होती है वहां पर हमें सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म होते हुए दिख रही है बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये इनिशियली तो बूस्ट दे देते हैं बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल खराब कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ है डिफॉरेस्टेशन, दिस इज लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ड्यू टू लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर। जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट वुड के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो इसी को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन।
एंड फिफ्थ इज वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज इनएडिक्वेट सिस्टम फॉर हैंडलिंग सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट। जो अलग अलग वेस्ट रिलीज हो रहा है फैक्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, डोमेस्टिक यूज से, उसका देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ हैंडलिंग। इस वजह से क्या होता है कि ये हमारे एनवायरमेंट को और ज्यादा खराब करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हैजार्डस वेस्ट होते हैं, बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट इंडियाज एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब यही सेम चीज हम पढ़ेंगे ग्लोबली, विच इज ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसर्न। तो सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल कंसर्न है। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस एमिशन, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है उसकी वजह से ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ऐसे में पूरे ही वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे हमें हार्मफुल चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं वो खत्म हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। सो दिस इज ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो ओजोन लेयर होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेस से, बट क्योंकि इतने सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो रहा है अलग अलग चीजों से, तो इसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये हो रही है थिन। अब जब ये ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो सन की ज्यादा हार्मफुल रेज हैं वो ज्यादा हमारी अर्थ तक पहुंचेंगी, ऐसे में ये हमारे लिए भी हार्मफुल है और हमारे प्लेनेट के लिए भी। थर्ड इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट मींस एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पोल्यूशन। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्पीशीज का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो इस वजह से जो हमारी स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है, वो भी डिग्रेड हो रही है, खत्म हो रही है। तो देखो, अब हमने एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो देख लिए इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, शुरू करेंगे विद द डेफिनेशन। इट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसमें हम अभी हमारी जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें, साथ में अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूज करें कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके पास भी ये रिसोर्सेज रहे, वो लोग भी इन रिसोर्सेज को यूज कर पाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में जो दो मेन फ्रेजेस हैं, एक तो है प्रेजेंट नीड्स, यानी कि जो अभी हमारी जरूरतें हैं हम उन्हें पूरा करें, एंड सेकेंडली फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्हें बचा कर रखें। यही है ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है इंटर जनरेशन इक्विटी, दैट मींस फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस जनरेशंस। अभी की जनरेशन, आने वाली जनरेशन, इन दोनों के ही बीच में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी वाले लोग ज्यादा यूज कर लें और जो आने वाली जनरेशन है उनके पास से रिसोर्सेज बचे ही ना। ठीक, तो पहला हो गया इंटर जनरेशन इक्विटी। दूसरा है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, दैट मींस इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विद इन करंट जनरेशन। जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है इसमें भी सारे लोगों के पास जो रिसोर्सेज है वो इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी टॉक व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंसिंग ग्रोथ विद इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक गोल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें उन्हें एनवायरमेंटल ग्रोथ के साथ मर्ज करके पढ़ना चाहिए, मर्ज करके ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक चीज अफेक्ट होगी तो उससे दूसरी भी अफेक्ट होगी, दोनों ही चीजें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। अगर अच्छे से एक वर्क करेगी तो दूसरी वर्क करेगी। इकोनॉमी डिपेंडेंट है रिसोर्सेज पे जो आती है एनवायरमेंट से, रिसोर्सेज डिग्रेड हो गई तो इकोनॉमी ऑब्वियसली डिग्रेड करेगी। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग कम्युनिटीज क्या कर सकती हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं सर्टेन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे कि रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग मटेरियल। जब भी जहां भी पॉसिबल हो हमें सामान को कम से कम यूज करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकिल करके यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारी फ्रेश रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, उनका ओवरयूज नहीं होगा। सेकंड इज कंजर्विंग एनर्जी एंड वाटर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एनर्जी और वाटर को कंजर्व करें, फालतू में ही वेस्ट ना करें। थर्ड इज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जहां भी हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। जितना हम अपने पर्सनल व्हीकल्स को कम यूज करेंगे उतना ही हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर पाएंगे। साथ में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो और हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करें। नेक्स्ट, अलग अलग कम्युनिटी इनिशिएटिव्स देखते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इन लोकल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जब भी कोई लोकली एनवायरमेंट प्रोग्राम हो, प्लांटिंग ट्रीज का प्रोग्राम हो या ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। We should organize awareness campaign जिससे कि लोगों को अवेयर कर पाएं about the importance of environment and why we need to protect it. And third is engaging in tree plantation drives. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ऐसी कैंपेन्स में भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक, तो ये हमने देख लिए सर्टेन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। चलो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अलग अलग क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट जो आपकी अभी की नीड्स को सेटिस्फाई करे और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। And to achieve this, we need specific strategies that balance ecological growth with environmental preservation. इसका मतलब कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें ऐसी स्ट्रेटजीज की जरूरत है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और साथ में एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड भी रहे। ठीक,
तो अब हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। एंड इसमें आता है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे, जो रेप्लेनिश होते रहते हैं, जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब देखते हैं व्हाट कैन बी यूज। सो वी कैन एनकरेज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायो एनर्जी इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ये खत्म हो जाएंगे अगर हमने इन्हें ज्यादा यूज किया। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स हम ये सारी ही एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या? तो देखो, सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ये एनवायरमेंट को पल्यूट करते हैं एंड दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। इसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये क्लीन है, ये एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करेंगे और ये रिन्यूएबल है, ये बार बार रिन्यू होते रहेंगे, तो हमें ये टेंशन नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ सोलर पैनल्स इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, घरों में इंडस्ट्रीज में हम सोलर पैनल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन यूज विंड फार्म्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है। तो अब हम एक एक करके मेथड्स पढ़ेंगे और उनके यूजेस एंड एडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले एलपीजी एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज। अब देखो, जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूजुअली खाना बनाते हैं लकड़ियों का यूज करके, और ऐसे में पहले वो पेड़ काटेंगे फिर उनको जलाएंगे, इससे अलग पोल्यूशन होगा, उधर हमारे पेड़ भी कट रहे हैं। तो इससे बेटर है कि हम रूरल एरियाज में एलपीजी और गोबर गैस का जो यूज है उसको इंक्रीज करवाएं। दैट इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ एलपीजी, जिसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड बायोगैस जिसे गोबर गैस भी बोलते हैं। इन चीजों का यूज होना चाहिए ज्यादा इन रूरल हाउस होल्ड। इससे एक तो रिड्यूस होगा उनका डिपेंडेंस ऑन वुड एंड डंग फॉर केक्स। ठीक है। तो एक तो जो वो वुड का यूज करते हैं, काउ डंग का यूज करते हैं जिससे कि वो लोग कंडे वगैरह बना के अपना खाना बनाते हैं, इस पर इन लोगों की डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, डिफोरेस्टेशन प्रिवेंट होगा और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है। एंड बेनिफिट्स क्या है? बायोगैस प्लांट कन्वर्ट्स काउ डंग इनटू क्लीन फ्यूल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जब हम बायोगैस प्लांट यूज करते हैं तो जो काउ डंग होता है उसको यूज किया जाता है, इससे गैस प्रोड्यूस होती है जिसको आप हाउस होल्ड वर्क में यूज कर सकते हैं और साथ में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिल गया। ठीक है। तो एक चीज से यहाँ पर दो काम हो गए। लेकिन जब आप इस काउ डंग का यूज करके काउ डंग केक्स बनाओगे तो उसमें सिर्फ आप ये ही बना पाओगे, इनको जला दोगे और ये खत्म। ठीक है। तो इससे बायोगैस के थ्रू हम काउ डंग को दो तरीके से यूज कर पाएंगे, पहला फ्यूल जनरेशन में और दूसरा एज फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, इट इंप्रूव्स रूरल हेल्थ एंड एनर्जी एक्सेस। एक तो रूरल एनवायरनमेंट बेटर होगा, रूरल हेल्थ बढ़िया होगी, और दूसरा लोगों को मिलेगा एनर्जी एक्सेस। ठीक। नेक्स्ट, हमारा दूसरा जो मेथड है वो है विंड पावर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग विंड टर्बाइंस। ये विंड टर्बाइंस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले तो विंड इज क्लीन एंड रिन्यूएबल एंड अबंडेंट। विंड पहली बात क्लीन है, रिन्यूएबल है और हमारे पास अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा ना तो ये कोई ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेगी और ना ही कोई पोल्यूशन क्रिएट होगा। इंडिया इज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड एनर्जी इन वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया इज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स, और इंडिया में इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र वी हैव लार्ज विंड फार्म्स। ठीक है। सो इंडिया में विंड एनर्जी का यूज बहुत अच्छे से किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सोलर पावर, जिसमें सनलाइट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल्स, यानी कि सनलाइट का यूज करते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस में यूज होते हैं फोटोवोल्टेइक सेल, ये कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब सनलाइट को यूज करने का फायदा क्या है? तो सबसे पहले तो इट इज फ्री, इट इज रिन्यूएबल एंड इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के ज्यादातर पार्ट में आपको थ्रू आउट द ईयर सनलाइट अवेलेबल रहती है। सनलाइट फ्रीली अवेलेबल है और रिन्यूएबल है। साथ में इट रिड्यूसेस फॉसिल फ्यूल्स यूज एंड कार्बन एमिशन। जब हम सनलाइट का यूज करेंगे तो हमें फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट कम होना होगा, कार्बन कम एमिट होगा, तो ये एक और एडवांटेज है। अब सोलर पावर की एप्लीकेशंस क्या है? तो आप सोलर कुकर में यूज कर सकते हो, सोलर हीटर्स अवेलेबल हैं और ये सारा ही कुछ हम कर सकते हैं थ्रू रूफटॉप पैनल्स। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है मिनी हाइडल प्लांट्स। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो कि रिवर्स या फिर किसी स्ट्रीम पर आप बिल्ड कर सकते हो। ये छोटे लेवल पे बनाए जाते हैं तो इनके एडवांटेजेस ज्यादा हैं, जैसे कि ये डिस्प्लेस नहीं करेंगे लोगों को। जब बड़े बड़े डैम्स बनते हैं तो वहां से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है। बट जब आप ये मिनी हाइडल पावर प्लांट लगाओगे तो ऐसे में लोगों को अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। साथ में वहां पर जो फॉरेस्ट है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो भी खराब नहीं होगी। यूज ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी एनर्जी यूज करके लोकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और लोकली उसे यूज भी किया जा सकता है। इससे लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी विलेजर्स को, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो हो रही है थ्रू रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स। एंड नेक्स्ट, इट इज एनवायरमेंटली सेफ एंड एफिशिएंट। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ भी है, एफिशिएंट भी है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला मेथड है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। तो देखो, रिवाइविंग एंड यूजिंग ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली फार्मिंग एंड रिसोर्स यूज प्रैक्टिसेस, यानी कि जो हम यूजुअली ट्रेडिशनली चीजें फॉलो करते थे, जैसे हम रिसोर्सेज को यूज करते थे, जैसे हम इको फ्रेंडली फार्मिंग यूज करते थे, हमें वही चीजें दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए, दोबारा रिवाइव करनी चाहिए, क्योंकि इंडिजिनस नॉलेज इज ऑफन सस्टेनेबल एंड वेल अडेप्टेड टू लोकल एनवायरमेंट। जिस भी जगह की नॉलेज होगी वो उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वेल अडेप्टेड होगी। ऐसे में एनवायरमेंट कम से कम हार्म होगा और जो हमें आउटपुट है वो बेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, या फिर नीम और टर्मरिक को यूज कर सकते हैं एज नेचुरल पेस्टिसाइड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग एंड टैंक इरिगेशन
जैसे कि होता है राजस्थान एंड तमिलनाडु, तो इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, वाटर रिसोर्सेज कम डिप्लीट होंगी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा बायो कंपोस्टिंग। सो इट इज कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि काउ डंग हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया या किचन का वेस्ट हो गया, इसको कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करके कंपोस्ट में, तो इसी को हम कहते हैं बायो कंपोस्टिंग। बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करके कंपोस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम करते क्यों हैं? क्योंकि इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम होगी एंड साथ में सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली इंप्रूव होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी और बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल्सो वर्मी कंपोस्टिंग भी एक मेथड है जिसमें अर्थवॉर्म्स का यूज किया जाता है कंपोस्ट की क्वालिटी को एनहेंस करने में। ठीक है, तो जब हम कंपोस्ट की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए वर्म्स का यूज करेंगे तो उसे बोला जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज यूज ऑफ सीएनजी इन अर्बन एरियाज। जो भी अर्बन एरियाज है वहां पर पेट्रोलियम का यूज ना करके, डीजल का यूज ना करके सीएनजी का यूज करें तो उससे एयर पोल्यूशन बहुत ही कम होगा। अब ये कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले तो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड ये है एक अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर व्हीकल्स। ठीक है, यानी कि व्हीकल्स में आप इसे यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई टू यूज दिस? तो सबसे पहले तो सीएनजी क्लीन है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो आपका कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में सीएनजी इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितने भी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं जैसे कि बसेस हो गए, ऑटोज हो गए, तो उसमें इट इज मैंडेटरी कि सीएनजी का यूज किया जाए जिससे कि वहां का जो पोल्यूशन है वो कम होगा। ठीक है, तो सीएनजी का यूज एक बहुत ही बढ़िया तरीका है टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और बाद में अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस मेथड। इससे ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज किया जा सकता है और साथ में वाटर स्कार्सिटी और वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम रेन वाटर है उसको हम स्टोर कर रहे हैं और उसे अपने पास रख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड देखें तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स एंड स्टेप वेल्स कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं जिनका लोग यूज करते हैं टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके साथ ही गवर्नमेंट के भी अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग इनिशिएटिव हैं, जैसे कि सेवरल इंडियन स्टेट्स हैव मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी इन बिल्डिंग्स। बहुत सारी इंडिया में ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना इट इज मैंडेटरी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो, ऊपर हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन सारी स्ट्रेटेजीज के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये एक इको फ्रेंडली ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, ऐसी ग्रोथ जिसमें हमारा एनवायरमेंट भी खराब नहीं हो रहा, एनवायरमेंट भी डिग्रेड नहीं हो रहा और साथ में ग्रोथ भी हो पाएगी। इसके अलावा दीज कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज करेंगे और इन स्ट्रेटेजीज, इन मेथड्स का यूज करेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा लास्ट कर पाएंगी, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व हो पाएंगी। मूविंग ऑन, दीज रिड्यूस पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। ये हमने बहुत अच्छे से ऊपर पढ़ा कि कैसे इनसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं सीएनजी का यूज करके। इसके अलावा हम एनवायरमेंटल डैमेज को कम कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वाटर कंजर्व होगा, गोबर गैस प्लांट यूज कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीजें हैं जिससे कि जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन है वो कम होगा, एनवायरमेंट का डैमेज कम होगा। नेक्स्ट, दे एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज अलाइक। इन चीजों का यूज करने से रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में डेवलपमेंट होगा, दोनों ही एरियाज को बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि रूरल में ज्यादा हो रहा है या अर्बन में ज्यादा हो रहा है, ये चीजें हर जगह आपको एक इक्वल रिजल्ट, एक इक्वल आउटपुट देंगी। ठीक है, सो इसके साथ हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 कवर कर लिया है, लेकिन हमेशा की तरह खत्म करने से पहले एक बार हम जल्दी से कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले तो बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हमें हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, अपनी अभी की नीड सेटिस्फाई करनी है, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचानी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें ग्रोथ भी हो और साथ में एनवायरमेंट को हार्म भी ना पहुंचे, और ये तभी होगा जब हम यूज करेंगे सस्टेनेबल मेथड्स। इसके अलावा इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी जरूरी है कि ये जो एफर्ट्स आए वो सिर्फ गवर्नमेंट से ना आए, लोगों से भी आए, कम्युनिटीज से भी आए और इंडस्ट्रीज से भी आए। जब सब लोग साथ में इस प्रॉब्लम को समझेंगे, कोशिश करेंगे टू वर्क फॉर अ बेटर फ्यूचर, तो जरूर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट बेटर होगा और सारी चीजें बढ़िया होने लगेंगी। टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। तो सभी लोगों को सस्टेनेबल प्रैक्टिस और पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है रिसोर्सेज को बचा पाए, सेव कर पाए। सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 7 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।